हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हम लोग जो है मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से इसको कवर कर रहे हैं और इतनी ही तेज़ी से आप लोग भी इसको बार बार रिवाइज़ करिएगा ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और जो मध्यकालीन भारत है उसमें हम सीक्वेंस से सारे शासकों को पढ़ रहे हैं। हमने मोहम्मद गौरी को पढ़ा, उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा और उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इसके बाद जो छोटे छोटे शासक हैं उनको भी हमने देखा है और बलबन को बहुत विस्तार पूर्वक स्टडी किया गया। और आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इसके अलावा तुगलक वंश, ये भी समाप्त हो गया। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो सैयद वंश पढ़ेंगे। और जो सैयद वंश है ये बहुत छोटा सा राजवंश है, बहुत कम समय तक इन्होंने शासन किया है और जो शासन काल है वो आप देखेंगे तो खिलजियों से ज़्यादा है, लेकिन जो शासक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है या उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या जितना जानना हमारे लिए ज़रूरी है उतना हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर हम लोधी को शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही लोधी राजवंश समाप्त हो जाए। उसके बाद जो चीज़ें बची हैं उसको डिस्कस करने के बाद हम मुग़ल साम्राज्य को शुरू करें। और आप लोगों का जितना भी हो कोई भी पॉइंट्स छोड़े बिना जल्द से जल्द जो सिलेबस है वो ख़त्म करें, तो पूरा प्रयास है हमारा। आप लोग भी मेहनत करें और कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सैयद वंश। कल जब हम पढ़ रहे थे और जो तुगलक वंश है उसके अंतिम शासक के बारे में जिनका नाम नसरुद्दीन महमूद था, इन्हीं के शासनकाल में आपने देखा था कि जो तैमूर लंक हैं इन्होंने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। और जब ये 1398 में आक्रमण करते हैं दिल्ली पर, तो जो नसरुद्दीन महमूद शासक हैं तुगलक वंश के अंतिम शासक, ये बहुत कमज़ोर शासक थे और ये डर की वजह से जो दिल्ली है यानी कि राजधानी छोड़ करके गुजरात भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और जो तैमूर लंक है इनका विरोध करने के लिए कोई नहीं होता है और ऐसे टाइम में तैमूर लंक उत्तर भारत को बहुत बुरी तरह लूटते हैं, यहाँ तक कि वो 15 दिन तक दिल्ली में रुक करके जो है बहुत ज़्यादा कत्ल करते हैं या बहुत कत्लेआम करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है लोगों के खून बहे और बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इन्होंने लूट मचाई वहाँ पे। और इसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद जब उनका जो जी है भर गया लोगों को लूट करके या कहीं बहुत सारी संपत्ति उनके हाथ लग गई या उनका जो टारगेट था वो पूरा हो गया, तो फिर वो वापस लौटना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है ये विदेशी हैं, मंगोल आक्रमणकारी हैं और ये मध्य एशिया के निवासी हैं, तो अब ये वापस मध्य एशिया को चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले वो एक खिज़र खान नाम के व्यक्ति को जो उनकी मदद करता है इस आक्रमण में या जो उन्होंने लूट मचाई थी इसमें, उसको अपना एक तरीके से कहेंगे प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं। जितने भी विजित क्षेत्र थे वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त करके वो वापस लौट जाते हैं। और यही जो खिज़र खान हैं ये जो उनके एक तरीके से प्रतिनिधि के रूप में शासन करना शुरू कर देते हैं और एक नए राजवंश की नींव डालते हैं जिसे सैयद राजवंश कहा जाता है। और जो सैयद राजवंश है इसका कार्यकाल आप देखेंगे जो है काफ़ी शॉर्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण शासक भी नहीं है। और ये 1414 से लेकर के लगभग 1451 तक इनका शासन चलता है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको हमें आज पढ़ना है। और एक खिज़र खान है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में हम थोड़ा ही देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सैयद वंश का जो शुरुआत है वो कर रहे हैं हम। 1451 तक इनका शासनकाल है। और आप देखेंगे 1398 में तैमूर लंक का आक्रमण हुआ। नासिरुद्दीन महमूद जो है गुजरात भाग गए। जो तैमूर हैं इन्होंने उत्तर भारत को जी भर करके लूटा। अमीर जो थे उस समय के वो सारे लोग जो हैं तैमूर लंक के शिकार हुए या सभी को उन्होंने जो है लूट लिया। जो तैमूर हैं इनके आक्रमण से जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई उसका लाभ उठाकर बहुत सारे क्षेत्र अलग हो गए। यानी कि जब तैमूर लंक ने आक्रमण किया और वहाँ से महमूद शाह फरार हो गए तो उन्होंने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को तो लूटा ही, और इसके अलावा जो क्षेत्र दिल्ली के अधीन थे उस समय उनके दबाव में थे या उनकी संप्रभुता को स्वीकार किए हुए थे, वो सारे जो क्षेत्र हैं अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जो दिल्ली का शासक है उसके पास उतनी पावर नहीं रही, उतनी शक्ति नहीं रही और एक विदेशी व्यक्ति के डर से वो भाग गए हैं। तो अब सारे लोगों को ये समझ में आने लगा था कि अब कोई ऐसा राजा नहीं है दिल्ली में जो हमारे ऊपर शासन कर सके या हमें मजबूर कर सके उनके अधीन रहने के लिए। तो धीरे धीरे करके जो आसपास की क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं वो अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देती हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा क्या होता है, जैसे मलिक उस सर्क जो हैं ये क्या करते हैं, मलिक उस सर्क ने
जौनपुर को स्वतंत्र किया, यानी कि जो जौनपुर है इसको स्वतंत्र करने वाले जो हैं वो मलिक सर्क हैं, इसी समय ये स्वतंत्र कर लेते हैं और वहाँ का जो स्वतंत्र शासक है वो बन बैठे, यानी कि इन्होंने जौनपुर को स्वतंत्र किया और वहाँ के शासक बन गए, एक स्वतंत्र शासक जो किसी के अधीन नहीं है या जो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये कौन है? तो इनका नाम है मलिक उस सर्क। इन्होंने ही जौनपुर को स्वतंत्र किया और वहाँ का स्वतंत्र शासक ये बन गए। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है जाफर खां। जाफर खां ने गुजरात को स्वतंत्र किया और इसके अलावा और है दिलावर खां घुरी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मालवा को स्वतंत्र कर लिया। तो ये महत्वपूर्ण प्रांत हैं, आप देख रहे हैं जौनपुर, गुजरात, मालवा, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ के लोगों ने या वहाँ के जो सरदार हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं, अपने आप को वहाँ का राजा बना रहे हैं और दिल्ली की जो स्वतंत्रता है वो अब ख़त्म हो रही है, उसकी जो अधीनता थी अब लोग स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबको समझ में आ चुका है कि अब शासक जो है वो शक्तिशाली नहीं रह गया है और वो हमारे पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। आगे क्या होता है, जब जो अमीर तैमूर है ये लौट जाते हैं तब उन्होंने क्या किया, अपने महत्वपूर्ण जो सूबेदार हैं जिनका नाम खिज्र खां था, इन्हीं को ये लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का गवर्नर बना दिया। लाहौर आप जानते हैं पाकिस्तान का क्षेत्र है और जो मुल्तान है ये अफ़गानिस्तान में आता है। इसके अलावा दीपालपुर और दिल्ली तक का जो क्षेत्र है यहाँ का जो गवर्नर है, यहाँ का जो राज्यपाल है, इन्होंने किसे बना दिया है? तो खिज्र खां को बना दिया है, क्योंकि जो खिज्र खां है इन्होंने इनकी मदद की है बहुत ज़्यादा जो है भारत पर आक्रमण करने में, इसलिए इन्होंने ये सारे जो क्षेत्र हैं ये सारे क्षेत्र उनको दे करके उनको गवर्नर बना दिया जो है खिज्र खां को। 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने क्या किया है, इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की। 1414 में इन्होंने क्या किया, दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया, क्योंकि दिल्ली से शासक भाग चुके हैं, आसपास की जो शक्तियां हैं वो स्वतंत्र हो रही हैं, पूरी जो साम्राज्य है उसमें अराजकता व्याप्त है, जनता को तैमूरलंक ने ऐसे इतनी बुरी तरह लूटा है कि वो लोग भी अब बिल्कुल अस्त व्यस्त हैं, जितने अमीर हैं उन सबको लूट लिया गया है, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएँ की गई हैं। ऐसे में जो खिज्र खां हैं ये दिल्ली की राजगद्दी पर कब्जा कर लेते हैं और सैयद राजवंश की नींव डालते हैं। एक नया राजवंश आता है जिसका नाम सैयद राजवंश है। इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन किया। इनका शासनकाल 1421 तक है। 1414 में ये राजा बनते हैं और 21 तक ये शासन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल ही इनका शासन रहा। इसके बाद माना जाता है कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये जो खिज्र खां है इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। एग्जाम में आता है कि रयत-ए-आला के नाम से दिल्ली सल्तनत में कौन सा राजा है जो शासन किया करता था, तो ये आप देखेंगे जो खिज्र खां हैं इन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि इन्होंने रयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी और उसी के नाम पर ये शासन करते थे। इसके पहले आपने एक और राजा का नाम सुना था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने भी सिपह सालार और मलिक के पोस्ट से ही शासन किया था, सुल्तान की उपाधि इन्होंने भी धारण नहीं की थी। तो सल्तनत में 2 ऐसे राजा हैं जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है, और जो रयत-ए-आला की उपाधि है ये किसने धारण किया है, तो खिज्र खां ने। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने अपने को तैमूर के पौत्र शाहरुख, जो तैमूर के पौत्र थे यानी कि तैमूर के दादा हैं, जो तैमूर है ये दादा हैं शाहरुख के, और जो शाहरुख हैं इन्होंने ही क्या किया है, इनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाए रखा और उन्हीं का ये सिपह सालार बन करके शासन कर रहे थे। यानी कि ये मानते हैं कि तैमूर नहीं है तो क्या हुआ, जो शासक हैं उस समय शाहरुख, मैं उनका सिपह सालार बन करके शासन करूँगा या उनके अंदर में ही रह करके शासन करूँगा। अतः इन्होंने क्या किया है, रयत-ए-आला की उपाधि धारण की है। ये उपाधि याद होना चाहिए बच्चों, रयत-ए-आला की उपाधि किसने धारण की है, खिज्र खां ने धारण की है और इसी नाम से ये दिल्ली पर शासन करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है इनका उत्तराधिकारी मुबारक शाह हुआ, यानी कि जो खिज्र खां है इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो मुबारक शाह हुआ था इनका उत्तराधिकारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन करते रहे। ये जो हैं आप देखेंगे कब तक शासन करते हैं मुबारक शाह, तो 1421 से लेकर के 1434 तक इनका शासन है, यानी कि लगभग 13 सालों का इनका शासन रहा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इसी समय में जो है क्या होता है, शासन करते रहते हैं
सरहिंदी ने तारीख ये मुबारक शाही लिखी है, इन्हीं के नाम पर है। आप देखेंगे इनका नाम मुबारक शाह है और इन्हीं के शासनकाल में जो लेखक हैं शेख अहमद सरहिंदी इनके दरबार में थे और इन्होंने क्या लिखा है, तारीख ये मुबारक शाही। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो अहमद सरहिंदी थे किसके दरबार में थे, तो ये मुबारक शाह के दरबार में थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो तारीख ये मुबारक शाही नामक पुस्तक जो है लिखा है शेख अहमद सरहिंदी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। 1434 ईस्वी में मोहम्मद जो है ये शासक हुआ तथा 1445 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आप देखेंगे मुबारक के बाद कौन शासक हो गए हैं, तो मोहम्मद का शासन आ गया है और ये 1434 से लेकर के 45 तक इनका शासन है। लगभग 11 वर्षों का देखेंगे इनका शासन काल है। 11-12 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है, यानी कि लगभग इन्होंने भी उतना ही शासन किया है जितना मुबारक ने किया है। तो मुबारक के बाद जो है मोहम्मद आ गए हैं और इनका शासनकाल भी लगभग 11-12 वर्षों का है। 1445 ईस्वी में शाह आलम शासक हुआ। शाह आलम के शासनकाल तक तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई थी और माना जाता है कि सबसे ज़्यादा खराब स्थिति इन्हीं के शासन में आ गया। जितने भी मतलब आसपास के क्षेत्र थे उन सभी ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और जो दिल्ली का साम्राज्य था वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक सिमट करके ही रह गया। बाकी जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, मालवा हो, बंगाल हो, बिहार हो, इन सब ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और जो मुगलों के अधीन रह गया था वो मात्र दिल्ली और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। इसीलिए जो आखिरी शासक हैं जिनका नाम शाह आलम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका इतना ज़्यादा जो साम्राज्य वो कम हो गया कि इनके ऊपर लोग जो है कहावतें कहने लगे कि देखो शाह ए आलम का साम्राज्य दिल्ली से लेकर पालम तक है। यानी कि यहाँ पे लोग मज़ा लेने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं कि शाह ए आलम का जो साम्राज्य है देखिए दिल्ली से पालम तक है। यानी कि बहुत छोटे से क्षेत्र के ये राजा बने बैठे हुए हैं जो शाह ए आलम है या शाह आलम है। तो इनके ऊपर लोग बहुत कटाक्ष करना शुरू कर देते क्योंकि ये सबसे अयोग्य सिद्ध हुए, सबसे कमज़ोर सिद्ध हुए और सबसे छोटा इनका साम्राज्य हो गया, बिल्कुल सिमट करके रह गया दिल्ली के आसपास। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आया है ये। और ये जो है 1451 ईस्वी तक शासन करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे जो शासन है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और लोधी राजवंश का साम्राज्य शुरू हो जाएगा। आगे है, माना जाता है कि इनका साम्राज्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था, इसीलिए इनके बारे में कहावतें प्रचलित हो गई थी कि देखिए शाह ए आलम का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक है। 1451 ईस्वी में इन्होंने सरहिंद के गवर्नर बहलोल लोदी के पक्ष में अपनी सत्ता को परित्याग किया। यानी कि जो सरहिंद के गवर्नर थे जिनका नाम बहलोल लोदी था, उनके पक्ष में इन्होंने अपनी सत्ता को छोड़ दिया क्योंकि अमीरों का दबाव पड़ने लगा था। सरदार इनके ऊपर दबाव डालने लगे थे कि आपसे नहीं होने वाला है, आप छोड़ दीजिए और आपके साम्राज्य में कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है, जनता खुश नहीं है और साम्राज्य छोटा होते जा रहा है। तो इनके ऊपर जब दबाव पड़ने लगता है तो अपने आप बहलोल लोदी के पक्ष में अपने जो सिंहासन इसको छोड़ देते हैं और स्वयं बदायूं चले जाते हैं और इसके अलावा गया और इसी के साथ लोदी वंश की स्थापना हो गई। जब ये बदायूं चले गए तो लोदी वंश की स्थापना हो जाती है और लोदी वंश के जो संस्थापक हैं ये बहलोल लोदी हो जाएंगे। जो बहलोल लोदी हैं ये एक अफ़गान है और माना जाता है ये भी तुर्क ही थे, लेकिन चूंकि अफ़गानिस्तान से ये लोग आए हुए थे भारत में नौकरी की तलाश में और इसी नौकरी की तलाश में बहलोल लोदी ने जो है नौकरी भी किया है खिलजी वंश के शासकों के अंदर में और अपनी पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाया भी था। इसी वजह से जो सरदार हैं उन्हें काफ़ी पसंद करने लगे थे, उनके अंदर योग्यता थी और लास्ट जो शासक हैं शाह आलम ये अपनी गद्दी जो है इन्हीं के पक्ष में छोड़ देते हैं और जो बहलोल लोदी हैं ये फिर से एक नए राजवंश की स्थापना करेंगे जो लोदी वंश के रूप में स्थापित होगा। और इसका जो शासनकाल है ये आप देखेंगे 1451 से लेकर के 1526 तक चलता है। जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होगा और बाबर वहाँ पे इब्राहिम लोदी को हराएंगे और उनकी हत्या करेंगे और दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। उसके बाद ये लोदी वंश समाप्त होकर के वहाँ पे फिर मुगल वंश की स्थापना दिल्ली में हो जाएगी और ये लोदी वंश जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके पहले लोदी वंश में 3 शासक हैं। एक तो जो संस्थापक हैं बहलोल लोदी, ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति के हैं और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा है वो सिकंदर लोदी हैं। इन्होंने बहुत सारा काम किया है।
इसके बाद जो शासक आएंगे वो इब्राहिम लोदी हैं। वो बहुत शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे विलासिता और लापरवाही भरी हुई थी, जिसकी वजह से लोग उनको कम पसंद करते थे और एट लास्ट उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जो है युद्ध क्षेत्र में ही उनकी जो है हत्या कर दी जाती है और लोदी वंश भी समाप्त हो जाता है। दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो जाएगा और फिर दिल्ली में मुगल काल शुरू हो जाएगा, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए बहलोल लोदी को देख लेते हैं। लोदी वंश की जो कार्यकाल है ये 1451 से आप देखेंगे 1526 तक है और इसमें जो बहलोल लोदी का कार्यकाल है वो 1451 से 89 तक है। यहाँ इन्होंने शासन किया है इतने वर्षों तक, तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और इसके बाद क्या है, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह अफगानों की महत्वपूर्ण शाखा का नाम क्या है, साहू खेल से संबंधित था। वह प्रथम अफगान था जो दिल्ली का सुल्तान बनने में कामयाब रहा। यानी कि अफगान तो बहुत थे, लेकिन ऐसा अफगान जो पहली बार दिल्ली का शासक बनने में सफल रहा वो कौन है, वो बहलोल लोदी हैं। इसके पहले कोई अफगान जो है दिल्ली का शासक नहीं बना था। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। बहलोल ने सर्वप्रथम जो है मोहम्मद शाह को प्रसन्न करके अमीर का पद प्राप्त किया था। यानी कि ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में भी कार्य कर रहे थे और मोहम्मद शाह इनसे काफ़ी प्रसन्न थे, काफ़ी इम्प्रेस थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इनको बहुत ही बढ़िया पद दिया था, अमीर का पद दिया था। यानी कि अमीर मीन्स होता है कि एक तरीके से उनके सरदारों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला, क्योंकि आप जानते हैं कि जो तुर्क सरदार थे ज़्यादातर जो पद है ये तुर्क सरदारों को ही मिलता था, महत्वपूर्ण पदों पर यही नियुक्त होते थे। लेकिन ये अफ़गान होते हुए भी महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे थे, इसलिए बड़ी बात थी, क्योंकि ज़्यादातर जो तुर्की शासक हैं इनके ऊपर उन्हीं अफ़गान सरदारों का तुर्क सरदारों का दबाव रहता था और जो तुर्क सरदार हैं किसी और जो है संप्रदाय के या किसी और वर्ग के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं होने देते थे। लेकिन ये ऐसे अफ़गान हैं जो उच्च पदों पर गए भी, साथ ही ये शासक भी बने, इसीलिए माना जाता है कि ये पहले शासक हैं जो अफ़गान होने के बावजूद भी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पद प्राप्त किया अपने चाचा इस्माइल खां की मृत्यु के उपरांत इन्हें सरहिंद की उपाधि मिल गई थी। यानी कि सरहिंद के जो है सूबेदार भी हैं या सरहिंद के इक़्तिदार भी हैं और यहाँ की जो उपाधि मिली है, यहाँ का जो जागीर मिला है वो किस वजह से मिला है, तो इनके चाचा इस्माइल खां यहाँ के जागीरदार थे और उनकी मृत्यु के बाद ये हो जाते हैं यहाँ के काम करने वाले या यहाँ का जो स्वामी है, इन्हें बना दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को वह बहलोल शाह काजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और यहीं से लोदी साम्राज्य का जो कार्यकाल है वो शुरू हो जाता है। ये राजा बनते हैं दिल्ली के। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, और बहलोल के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। कौन कौन सी चुनौतियां हैं जब बहलोल लोदी राजगद्दी पर बैठते हैं, तो आती है मोस्टली हमने देखा है जब भी दिल्ली में कोई राजवंश स्थापित होता है तो उसमें बहुत सारे शासक हैं जो योग्य भी होते हैं, लेकिन बाद के जो शासक आते हैं मोस्टली अयोग्य सिद्ध होते हैं और उनकी गलतियों की वजह से या उनकी इस अयोग्यता की वजह से जो साम्राज्य है वो टूटने लगता है, बिखरने लगता है, अराजकता फैल जाती है, राजकोष खाली हो जाता है, ऐसी बहुत सारी परेशानियां वो छोड़ जाते हैं। और जब कोई नया राजवंश स्थापित करता है तो उसे इन सारी परेशानियों को दूर करना पड़ता है और फिर वो स्थापित करता है मजबूती से, उसको बैलेंस करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर उस राजवंश का पतन होता है और फिर वही सारी स्थिति बन जाती है। तो हर संस्थापक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है सारी चीज़ें व्यवस्थित करने के लिए। तो ऐसी ही परेशानी आप देखेंगे बहलोल लोदी के सामने भी आई है, क्योंकि साम्राज्य जो है वो एकदम सिमट करके दिल्ली के आसपास रह गया है, राजकोष में धन नहीं है, अमीर साथ जल्दी देते नहीं हैं और जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं वो आसानी से स्वाधीनता स्वीकार करने वाली होती नहीं है शासकों की। तो ऐसे में अपने साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य को सुदृढ़ करना, जनता को प्रसन्न करना, राजकोष को जो है धन से भरना और सभी कर्मचारियों के अपने अंडर में लाना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो जब भी कोई नई स्थापना करता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पे इनके सामने भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, जैसे क्या क्या है, तो सुल्तान और दिल्ली की प्रतिष्ठा को कायम करना, क्योंकि सुल्तान की जो प्रतिष्ठा है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। तैमूर लंक के आक्रमण के बाद आपने देखा था किस तरह से प्रतिष्ठा दिल्ली की धूमिल हुई। और जब आप देखेंगे जो सैयद वंश है इसके भी शासक धीरे धीरे करके जो शाह आलम तक
जो स्थिति है दिल्ली की बहुत ख़राब हो गई, पूरा साम्राज्य बिखर चुका है और साम्राज्य की जो मतलब सम्राट की जो प्रतिष्ठा है वो भी धूमिल हो गई है, क्योंकि ऐसा कोई सम्राट लंबे समय तक दिल्ली की गद्दी पे बैठा ही नहीं जिसको लोग जो है सम्मान करें या जिसको लोग डरें। तो यहाँ पे इसको भी बनाना था। दूसरा, अफ़गानों की श्रेष्ठता को स्थापित करना, क्योंकि अभी तक का जो शासन है ये तुर्क राजाओं ने किया या तुर्क शासकों ने किया, और जितना भी महत्वपूर्ण पद होता था तुर्क सरदारों के बीच के लोगों का होता था, क्योंकि ज़्यादातर दबदबा तुर्क सरदारों का था। अब एक नए वर्ग के व्यक्ति जो है शासक बने हैं जो अफ़गान हैं, और ऐसे में इनको आसानी से जो तुर्क सरदार हैं वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, और जनता में भी इन्हें अपनी पैठ बनानी है, साम्राज्य को मजबूत करना है। तो इनके सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है कि अपनी स्थिति को एक अफ़गान राजा के रूप में ये स्थापित करें। इस समय तक अफ़गानों की संख्या कम थी, यानी कि जो दिल्ली में है तुर्कों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, बाकी तो हिंदू, बौद्ध, जैन जो भारतीय थे वो थे, जो मुस्लिम थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि एक लंबे समय से जो तुर्क मुस्लिम है वो शासन कर रहे थे। तो तुर्क सरदारों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो अफ़गान है वो बहुत सीमित मात्रा में थे, जो नौकरी की तलाश में या अपनी जान बचा करके मंगोलों की डर से भागे थे और भारत में आए थे। तो इसलिए इनकी संख्या भी कम थी, जो इनको सपोर्ट करते या इनका जो है मदद करते, ऐसे लोगों की संख्या भी कम है। तो ऐसे में इनके सामने ये भी चुनौती है। तो ये क्या करेंगे इसके लिए? आता है बहलोल चाहते थे कि उत्तर पश्चिम के अफ़गानों को बुलाया जाए ताकि भारत में अफ़गानों की स्थिति सुदृढ़ हो। अतः ये चाहते थे उत्तर पश्चिम, यानी कि अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान के ऊपर का जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम है, तो ये चाहते थे कि वहाँ के जो अफ़गान हैं जहाँ से आए हुए हैं वहाँ के लोगों को बुला करके यहाँ बसाया जाए, ताकि जब जनसंख्या अफ़गानों की बढ़ेगी तो हमारा जो प्रतिष्ठा है या जो साम्राज्य है वो हमारे लिए एक तरीके से मजबूत होगा, या हमारे भी जानने वाले लोग होंगे जो हमें सपोर्ट करेंगे। तो ये उत्तर पश्चिम के जो अफ़गान हैं उनको बुलाते हैं, उनको पद का लालच देते हैं, उनको पैसे का लालच देते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप आइए भारत में, आपकी जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे हम, और आप दिनों दिन उन्नति करेंगे। वहाँ पे आपके सामने बहुत सारी परेशानियां हैं और वहाँ पे आप गरीब हैं, आपके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, प्लस मंगोल जो हैं वो भी आक्रमण करते रहते हैं, जान का खतरा भी है। लेकिन आप भारत में आ जाएंगे तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आपको हर तरह की सुविधाएँ प्रदान करेंगे हम। इस तरह का लालच देते हैं जो अफ़गान बसे हुए थे उत्तर पश्चिम सीमा के क्षेत्रों में। और ऐसा माना जाता है कि इनके संदेशा भेजने के बाद बड़े पैमाने पे जो अफ़गान हैं वो बिल्कुल टिड्डियों के झुंड की तरह जो है ग्रुप बना करके भारत की तरफ आने लगते हैं, और देखते ही देखते बहुत बड़े पैमाने पे जो अफ़गान है वो आ करके दिल्ली के क्षेत्रों में बस जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इन्होंने क्या किया, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अफ़गानों से अपील की कि तुम आओ, तुम अपनी गरीबी से मुक्त हो जाओगे तथा मैं भारत में अपना साम्राज्य बना लूँगा। और जैसा कि अब्बास खां सयानी ने लिखा भी है, ये राइटर हैं, कि इनका कहना है कि जो अफ़गानी लोग हैं ये टिड्डी की झुंड की तरह भारत की ओर चल पड़े। बहलोल की मुख्य सफलता क्या है, इन्होंने कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त की हैं? तो पहली सफलता है इनका जौनपुर के विरुद्ध थी। उन्होंने क्या किया, हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और जौनपुर से खदेड़ दिया। यानी कि शाह ए आलम के शासनकाल में जो सैयद वंश के शासक थे, जब तैमूरलंग का आक्रमण हुआ उसके बाद जो स्थिति है खराब हो गई थी, तो शाह आलम के शासनकाल तक जो लोग थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिए। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद ही स्थिति इतनी खराब हो गई कि आपने देखा कि जौनपुर के सरकी शासक ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, मालवा के लोगों ने स्वतंत्र कर लिया, गुजरात के लोगों ने स्वतंत्र कर लिया, और बंगाल तो जल्दी अधीनता किसी की स्वीकार ही नहीं करता था, वो मोस्टली टाइम तक स्वतंत्र ही रहता था। तो ऐसे में जो स्वतंत्र हो गया था जौनपुर, इसको बहलोल लोदी ने फिर से अपने अधीन लाए, यानी कि जौनपुर पर अधिकार कर लिया, वहाँ का जो शासक है उसको वहाँ से भगा दिया। इसके अलावा इसने दरभंगा के कीरत सिंह को पराजित किया। बहलोल का अंतिम आक्रमण ग्वालियर के विरुद्ध हुआ, यानी कि इन्होंने क्या किया, दरभंगा मीन्स जानते हैं आप बिहार में है, तो बिहार के कीरत सिंह को भी इन्होंने पराजित किया और उस पर अधिकार किया। और जो बहलोल है इनका जो अंतिम आक्रमण है वो किसके विरुद्ध हुआ है, तो ये ग्वालियर के विरुद्ध हुआ है। और आप जानते हैं कि ग्वालियर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो इन्होंने वहाँ पर भी अधिकार किया, वहाँ पर भी आक्रमण किया।
बहलोल ने बहलोली सिक्का चलाया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि बहलोली सिक्का किसने चलाया था, तो बहलोल लोदी ने ही बहलोली नामक सिक्का चलाया, जो अकबर से पहले तक उत्तर भारत में विनिमय का माध्यम बना हुआ था। विनिमय मीन्स सामान खरीदने और बेचने के काम आता था। तो इम्पॉर्टेंट है कि बहलोल लोदी ने जो सिक्का चलाया काफ़ी समय तक उत्तर भारत में चलता रहा। इसके अलावा और क्या किया है, वह धर्मांध शासक नहीं था, यानी कि जो बहलोल लोदी हैं ये ऐसा नहीं है कि अफगान मुस्लिम थे तो सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही मानते थे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया, और इन्होंने क्या किया, करण सिंह और राय नरसिंह, राय त्रिलोचन तथा राय दद्दू जैसे हिंदू शासकों को महत्वपूर्ण पद दिए। ऐसे महत्वपूर्ण जो हिंदू शासक थे या जो हिंदू जमींदार और नवाब थे उन लोगों को भी इन्होंने महत्वपूर्ण पद दिया। और माना जाता है कि इतने ज़्यादा उदार थे कि यहाँ पे ये बिल्कुल मेल मिलाप के साथ रहना पसंद करते थे। ये कभी अपने आप को ये नहीं दिखाते थे कि मैं शासक हूँ और आप लोग सरदार हो तो आप हमसे निम्न हो और मैं आपसे उच्च हूँ। ये कहते थे कि आप सरदारों में से भी मैं एक सरदार हूँ, यानी कि मैं भी आप लोगों की तरह ही बिल्कुल सामान्य हूँ, मैं आप लोगों से विशिष्ट नहीं हूँ और ना ही आप लोग मुझसे कम हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो बहलोल लोदी है कभी सिंहासन पर बैठते ही नहीं थे, ये हमेशा अपने सरदारों के साथ चटाई पर बैठ करके ही डिस्कशन किया करते थे। हर जगह वो ये बराबर का अधिकार देते थे अपने सरदारों को, और उनसे कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने एक अलग तरह का बंधुत्व वाला जो व्यवहार है वो किया, और भाईचारे की जो भावना है वो हमेशा लोगों के बीच बनाए रखा। कभी भी ना अपने आप को श्रेष्ठ दिखाया और ना ही दूसरों को ये दिखाने का प्रयास किया कि आप लोग मुझसे निम्न हैं। इन्होंने हमेशा दिखाया कि जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, अंतर बस इतना है कि मैं राजा हूँ और आप लोग मेरे दोस्त हो और एक तरीके से कि सहयोगी हो, बस इतना ही अंतर है। और बाकी जैसा खाना इनका वैसे ही बाकी लोगों का, साथ में उठना बैठना, साथ में सारी चीज़ें होती थी। ये कभी अपने आप को सिंहासन पर आरूढ़ नहीं किए, हमेशा सरदारों के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहे। इसी वजह से जो सरदार हैं वो भी काफ़ी जो है इनकी रिस्पेक्ट किया करते थे, और जो इन्होंने भाईचारे का माहौल बनाया था उसको लोग आगे भी ले गए। लेकिन इनके बाद जब सिकंदर लोदी आते हैं तो वो शासक की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बेहतर कार्य किया या साम्राज्य विस्तार किया लोदियों का, वो सिकंदर ने किया। लोदियों की जो प्रतिष्ठा है उसको स्थापित करने का काम सिकंदर ने किया। तो सबसे महान शासक जो लोदियों में होंगे वो सिकंदर लोदी होंगे, उनको कल पढ़ेंगे, और उनके बाद इब्राहिम लोदी होंगे, उनको भी कल देखेंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं बच्चों, इसको देखिएगा, नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर नए क्लास में। थैंक यू।